नमस्ते। आज हम जीव विज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं, जंतुओं में प्रजनन। चलिए, इस सफर में हम साथ मिलकर समझते हैं कि आखिर जीवन जीवन को आगे कैसे बढ़ाता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी सवाल से। आखिर कोई भी जीव अपनी प्रजाति को आगे कैसे बढ़ाता है? मतलब ये सिलसिला चलता कैसे रहता है? ये एक ऐसा सवाल है जो जिंदगी के वजूद से जुड़ा है, और इसका जवाब वाकई बहुत ही कमाल का है। और इसका जवाब है प्रजनन। ये एक ऐसी अद्भुत प्रक्रिया है जिसके जरिए कोई भी जीव अपने जैसे ही नए जीव को जन्म देता है। इसी की वजह से प्रजातियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। कह सकते हैं कि ये पृथ्वी पर जीवन की नींव है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, प्रकृति कोई एक सीधा साधा रास्ता नहीं अपनाती। प्रजनन के मामले में भी ऐसा ही है। जीवन ने इसके लिए दो बिल्कुल अलग अलग रणनीतियां अपनाई हैं। तो चलिए इन दोनों रास्तों को थोड़ा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। तो ये दो रास्ते हैं। पहला है अलैंगिक प्रजनन, जिसमें सिर्फ एक ही जनक मतलब एक ही पेरेंट की जरूरत होती है। और दूसरा है लैंगिक प्रजनन, जिसमें दो जनकों की जरूरत पड़ती है, एक नर और एक मादा। दोनों के अपने अपने तरीके और अपने अपने फायदे हैं। अच्छा, तो ये टेबल इन दोनों तरीकों के बीच के फर्क को एकदम साफ कर देती है। देखिए, अलैंगिक प्रजनन में संतान मतलब जो नया जीव बनता है वो अपने जनक की बिल्कुल हूबहू कॉपी होता है। लेकिन दूसरी तरफ लैंगिक प्रजनन में संतान अपने माता पिता से थोड़ी अलग होती है। उसमें दोनों के गुण आते हैं। और पता है, यही जो फर्क है, यही जो भिन्नता है, ये जीवन के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब जब हमने लैंगिक प्रजनन के बारे में थोड़ा जान लिया है, तो चलिए उन खास कोशिकाओं की बात करते हैं जो इसे मुमकिन बनाती हैं। ये कोशिकाएं बहुत छोटी होती है, पर इनका काम बहुत बहुत बड़ा होता है। इन स्पेशल सेल्स को कहते हैं युग्मक या इंग्लिश में गैमीट्स। इनको ऐसे समझ सकते हैं कि एक नए जीवन को बनाने वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इन्हीं के मिलने से एक नए जीव की कहानी शुरू होती है। लैंगिक प्रजनन में हमेशा दो तरह के युग्मक होते हैं। एक होता है नर युग्मक, जिसे हम शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं, और दूसरा होता है मादा युग्मक, जिसे अंडाणु, डिंब या ओवम कहा जाता है। एक नर से आता है और दूसरा मादा से। ये दोनों कोशिकाएं एक दूसरे से काफी अलग होती हैं और अपने अपने काम के लिए पूरी तरह से तैयार होती हैं। शुक्राणु समझ लीजिए एक यात्री की तरह है, जिसे अंडाणु तक पहुंचने के लिए एक लंबा सफर तय करना होता है। वहीं दूसरी ओर अंडाणु एक जगह स्थिर रहता है और शुक्राणु का इंतजार करता है। शुक्राणु का डिजाइन भी बड़ा कमाल का है। इसके सिर में सारी आनुवंशिक जानकारी होती है। बीच का हिस्सा एक पावर हाउस जैसा है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो इसे ऊर्जा देता है। और इसकी पूंछ इसे तैरने में मतलब आगे बढ़ने में मदद करती है। अब बात करते हैं अंडाणु की। शुक्राणु के बिल्कुल उलट, ये अपनी जगह से हिलता नहीं है और साइज में भी काफी बड़ा होता है। इसमें सिर्फ आनुवंशिक जानकारी ही नहीं, बल्कि भ्रूण के शुरुआती विकास के लिए जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं। मतलब एक नए जीवन के लिए पहला खाना और घर दोनों यही देता है। तो अब सवाल ये है कि जब ये दो खास कोशिकाएं, शुक्राणु और अंडाणु, एक दूसरे से मिलती हैं, तब क्या होता है? यही वो जादुई पल है जिसे हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहीं से एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। तो निषेचन वो प्रक्रिया है जिसमें शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल जाते हैं और एक हो जाते हैं। इससे एक अकेली कोशिका बनती है, जिसे युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। और बस यहीं से एक नए जीव के विकास का सफर शुरू हो जाता है। एक बिल्कुल नई पहचान का जन्म होता है। लेकिन एक और दिलचस्प बात है, ये जो निषेचन की प्रक्रिया है, ये हमेशा एक ही जगह पर नहीं होती। ये दो मुख्य तरीकों से हो सकती है, या तो आंतरिक, जो मादा के शरीर के अंदर होती है, या फिर बाह्य, जो शरीर के बाहर होती है, ज्यादातर पानी में। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, जमीन पर रहने वाले ज्यादातर जीव, जैसे इंसान, कुत्ते, पक्षी, इनमें आंतरिक निषेचन होता है। ये अंडों को ज्यादा सुरक्षा देता है। वहीं दूसरी तरफ जो जीव पानी में रहते हैं, जैसे मछली और मेंढक, वो बाह्य निषेचन पर निर्भर करते हैं, जहां वो अपने युग्मकों को पानी में छोड़ देते हैं। और ये है मानव विकास की पूरी यात्रा
एक नज़र में। ये दो युग्मकों के मिलने से शुरू होती है, जिससे बनती है एक अकेली कोशिका, युग्मनज। फिर ये एक कोशिका लगातार विभाजित होती रहती है और एक जटिल भ्रूण में बदल जाती है, जो धीरे धीरे विकसित होकर एक शिशु का रूप ले लेता है ना कमाल की यात्रा? तो अब जब हमने निषेचन की पूरी प्रक्रिया समझ ली है, तो चलिए जरा उस सिस्टम पर भी एक नज़र डालते हैं जहां ये युग्मक बनते हैं। आज हम नर प्रजनन तंत्र पर ध्यान देंगे। तो नर प्रजनन तंत्र में ये सारे महत्वपूर्ण अंग होते हैं और सब मिलकर एक साथ काम करते हैं। इनमें से वृषण शुक्राणु बनाता है और बाकी के अंग शुक्राणु को स्टोर करने और शरीर से बाहर ले जाने में मदद करते हैं। लेकिन इस पूरे सिस्टम का जो सबसे अहम हिस्सा है वो है वृषण। इसके दो बहुत ही मुख्य काम हैं जो पुरुषों के प्रजनन और विकास के लिए बेहद जरूरी हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि वृषण एक डबल रोल वाली फैक्ट्री है। एक तरफ ये लाखों करोड़ों शुक्राणु पैदा करती है और दूसरी तरफ ये टेस्टोस्टेरोन नाम का एक बहुत ही जरूरी हार्मोन भी बनाती है। और ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये न सिर्फ प्रजनन अंगों के विकास के लिए जरूरी है, बल्कि पुरुषों में दिखने वाले दूसरे बदलावों के लिए भी यही जिम्मेदार हैं, जैसे आवाज का भारी होना या दाढ़ी मूंछ का आना। तो चलिए वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। हमने देखा कि लैंगिक प्रजनन से जो संतान पैदा होती है वो अपने माता पिता से थोड़ी अलग होती है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो भिन्नता है, ये जो विविधता है, ये किसी प्रजाति के जिंदा रहने के लिए इतनी जरूरी क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें प्रकृति की अद्भुत क्षमता के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।